जीतन राम मांझी हम के मुखिया ने क्या कुछ कहा था, उन्हें सुन लेते हैं। देखिए, बैठकों का दौर तो चल ही रही है और आज सभी नेताओं से मिल रहे हैं। कल भी मिले हैं जेपी नड्डा साहब, और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने दावा पेश कर ही दिया है, तो स्वाभाविक है आपस में बैठ कर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे, किन को मंत्री बनाना है, किन को क्या विभाग देना है। तो ये तो उन लोगों की बात है, हायर अप्स में चल रहा है, उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि कल 7:15 में वोट होना है प्रधानमंत्री जी का और उनके मंत्रिपरिषद के लोगों का। तो ये सारी बातें तो स्पष्ट है कि वोट होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए, लोकतंत्र की और गठबंधन की कितनी खूबसूरती रहती है कि जीतन राम मांझी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली है, लेकिन वो भी मंत्री बनेंगे, ये खबरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं और उसको लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एनडीए के हिस्सेदार बनकर उन्होंने चुनाव लड़ा और इसी वजह से आश्वस्त होते हुए हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। पटना का रुख कर लेते हैं, रोहित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आप जरा नाम बता दीजिए, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो रेस में सबसे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जेडीयू से हो, चाहे एलजेपी से या फिर बीजेपी से, और जीतन राम मांझी तो इकलौते हैं तो वो तो हैं ही। जी बिल्कुल, देखिए इस बार एक बात तो तय है क्योंकि ये सरकार जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के किंग मेकर की भूमिका होने के कारण चल रही है, तो इस बार ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है वो बिहार और आंध्र प्रदेश को मिलने वाला है। हो सकता है उत्तर प्रदेश के ही कुछ जो है कम हो सकते हैं मंत्री। तो बिहार में जहां तक हम लोग की जो जानकारी मिल रही है, देखिए नीतीश कुमार की पार्टी से 3-4 नाम चल रहे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। अगले और पिछले सबका जो है वो जातीय समीकरण भी देखने की कोशिश की जा रही है। ललन सिंह का नाम है जो चल रहा है, चर्चा में है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। इनको ये पहले भी बताया गया था कि 2019 में भी जो है ये एक फ्रंट रनर थे, उस समय आरसीपी सिंह भी थे, लेकिन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई जिसके कारण कोई मंत्री उस वक्त नहीं बन पाया था। तो ललन सिंह एक फ्रंट रनर है। दूसरा नाम जो है वो बताया जा रहा है कि अगर ललन सिंह को बनाया जाएगा, फिर गिरिराज सिंह का क्या होगा? दोनों एक ही जाति से आते हैं, फिर तो बड़ा देखना पड़ेगा, बीजेपी को फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बता रहा हूँ ना कि जातीय समीकरण देखना पड़ेगा, तो मैं नामों की चर्चा कर रहा था। ललन सिंह एक नाम है, संजय झा एक नाम है जिनको राज्यसभा भेज दिया है नीतीश कुमार ने, बेहद करीबी है नीतीश कुमार के, ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनका नाम भी चल रहा है। अब पिछड़ों में अगर बात कर लें तो रामनाथ ठाकुर, जिनको कर्पूरी ठाकुर को इस बार जो दिया गया है भारत रत्न, तो हो सब माना जा रहा है कि पिछड़ी जाति से आते हैं, तो उनको भी जो है इस बार मंत्री पद में जगह मिल सकती है। नीतीश कुमार उनको मंत्री बना सकते हैं। बीजेपी से भी जैसे आप बात कर रहे थे, अब देखिए अगर ललन सिंह और गिरिराज की जब बात करें, भूमिहार समाज से दोनों आते हैं, तो जैसा कि हिमांशु भी बता रहे थे कि अब एक ही समाज के दोनों जगह से मंत्री नहीं बन सकते हैं बीजेपी और जेडीयू। तो ऐसे में अब तय करना पड़ेगा प्रधानमंत्री को कि वो क्या नीतीश कुमार को समझा पाते हैं कि ललन सिंह को बाहर रखें और गिरिराज सिंह को वो प्रेफरेंस दें, या फिर गिरिराज सिंह का ही पत्ता कट सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है जातीय समीकरण बैठाने के लिए वो जरूरी होगा, और खासकर इसलिए भी चित्रा क्योंकि अब से 1.5 साल के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है किस तरीके से समीकरण सेट किया जाए, उस हिसाब से मुझे लगता है कि कोशिश होगी कि बंटवारा हो। 3-3 अभी हमें बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 सीट कम से कम जो है नीतीश कुमार की पार्टी को वो जरूर दिया जाएगा। जीतन राम मांझी का मंत्री बनना लगभग तय है, दलित समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थोड़ा गुड बुक्स में भी हैं, तो उनको मंत्री बनना तय है। चिराग पासवान की पार्टी से देखिए मुझे लगता है कि एक कैबिनेट मंत्री तो चिराग पासवान बनेंगे ही, एक एमओएस भी और उनको जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि 5 की संख्या है उनकी, 100% स्ट्राइक रेट रहा है बिहार में उनका। और कल भी हमने देखा चिराग पासवान और प्रधानमंत्री की क्या जो दोस्ती टाइप की एक जो रिश्ता है, गले लगा लेते हैं, करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो तस्वीरें भी हम चला सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ, हमारे साथ अमित भारद्वाज भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैं फौरन आ रही हूँ रोहित। अमित भारद्वाज, सीधे आपका रुख करते हुए दिल्ली से क्या खबर मिल रही है? देखिए, सबके दिल की धड़कनें बढ़ी रहती है। संगीत रागी जी कह रहे हैं, चित्रा जी जिसका नाम आप टीवी पर चला देंगी उसका पत्ता आखिरी में कट न जाए,
तो ये भी बड़ी दिक्कत है कि मतलब टीवी पर नाम देखकर भी कई लोगों का पत्ते करते हैं। इस तरह का एक परसेप्शन मंत्रियों के और नेताओं के भीतर भी है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कुछ नाम बताइए, आप कौन आगे कौन पीछे। मैं आ रही हूँ, उसके बाद संगीत जी आपके पास आऊंगी। पीएमओ को लगता होगा कि इससे ये लोग नाम चलवा रहे हैं और उनका तो पत्ता बिल्कुल कटेगा। ऐसी स्थिति में प्लीज उनका भविष्य बताइए। अपना काम तो मीडिया वाले करेंगे, करना पड़ेगा। संगीत रागी जी, हम अपना आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, बिल्कुल नाम चलेगा। नाम बताइए, कौन कौन आगे कौन कौन पीछे। चित्रा, देखिए मैं टीडीपी की पर्सपेक्टिव से बात कर लेता हूं कि क्योंकि रोहित जैसा बता रहे थे कि जदयू और बिहार में क्या हलचलें हैं। दूसरा इनफैक्टर नायडू, आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा इस बार जो है वो रोल रहने वाला है एनडीए की सरकार में, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कल बहुत ही तस्वीरें जो आ रही थी चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो बेहद ही दिलचस्प तस्वीरें थी। जिस तरह से तिरुपति का एक आइडल गिफ्ट किया गया, शॉल दी गई, तो उम्मीद यही है कि उसी तरह का एक रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा टीडीपी और जो जनसेना पार्टी है पवन कल्याण की, उन दोनों को। और कल हमने जब बात की थी राममोहन नायडू को, जो अब उभर रहे हैं टीडीपी के सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे टैलेंटेड या सबसे ज्यादा मजबूत एमपी के तौर पे तीसरा टर्म है उनका। राममोहन नायडू ने हमें बताया कि टीडीपी कहीं ना कहीं आईटी डिपार्टमेंट पे चंद्रबाबू नायडू का विशेष फोकस रहता है। तो ऐसे में आईटी डिपार्टमेंट एक ऐसा एरिया है जो बार्गेन टेबल पे हो सकता है, जिस पे चर्चा करने की कोशिश टीडीपी करेगी। इसके साथ साथ पोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो भी अहम जो है मुद्दा रहेगा टीडीपी के नजरिए से, क्योंकि एक लंबा कोस्ट लाइन है आंध्र प्रदेश के पास। अब देखना यह है कि पोर्ट्स हो, जल शक्ति हो या फिर आईटी मिनिस्ट्री हो, अगर टीडीपी इस पे अपना दांव खेलती है, बार्गेन टेबल पे ले जाती है मंत्रालयों को लेके, तो ऐसे में मंत्रिमंडल किसको मिलेगा टीडीपी को। टीडीपी के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दे दी है, लेकिन बिहार का समीकरण क्या होगा? अगले ही साल वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार को लेकर खासतौर से सभी की निगाहें बनी रहती हैं। इसी वजह से बिहार बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर इस वक्त आगे की ओर बढ़ रहा है। बिहार से कौन बनेगा मंत्री, इसको लेकर जुबानी जंग भी जारी है। जेडीयू कह रही है ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आरजेडी तंज कस रही है। सुनिए। माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू ने साफ साफ कहा है कि हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई हमला हमारा कोई पूर्व शर्त नहीं है, प्री कंडीशन के आधार पर हमारा समर्थन नहीं है, बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। अब उस संबंध में तो वही औपचारिक बयान दे सकते हैं। हमको तो जो अधिकार जो मैंने सुना है कि पार्टी के संसदीय दल के नेता का बयान, तो पार्टी के संसदीय दल के नेता का बयान महत्वपूर्ण होता है। ये तो सिर्फ फुटबॉल होगा एनडीए के अंदर, कौन विभाग कौन लेगा, क्या करेगा, सबकी इच्छा की पूर्ति करना ये संभव भी नहीं है। और इस तरह की सरकारों को देखा है, जब दबाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी काम नहीं किया है, न गठबंधन सरकार चलाने का उनका कोई तजुर्बा है, तो ये सरकार कैसे चलेगी, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तजुर्बा क्या होगा अब मोदी 3.0 का, इसको लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जवाब ये दिया जा रहा है कि पिछले 4 बार से अगर हम देखें, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने, और 14 और 19 में भी तो एनडीए थी ही, सहयोगी दलों की हिस्सेदारी भी उसमें थी। लेकिन कुल मिलाकर बिहार की स्थिति क्या रहेगी, क्या होगा टीडीपी का, और यहां पर बार्गेनिंग करने की पोजीशन में दोनों ही पार्टियां लगातार लगी हुई है।